चलिए अब बात करते हैं आहारनाल के सबसे लास्ट ऑर्गन या अंग की, जिसका नाम है आंत्र या इंटेस्टाइन। आंत्र या इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक छोटी आंत्र और दूसरा बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र की बात की जाए तो इस छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं। पहले लेक्चर में बताया था मैंने कौन कौन से होते हैं छोटी आंत्र के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं, कौन से, सीकम, कोरोन एंड रेक्टम। ठीक है, तो पहले देखते हैं छोटी आंत्र को। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा डायग्राम। तो इसके अंदर ये बीच वाला पार्ट जो ब्लू मार्कर से बनाया हुआ है, इसी का नाम है छोटी आंत्र। इस छोटी आंत्र का जो ये सबसे प्रारंभिक भाग है, इसको मैंने नाम दिया है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम आगे जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है वो ऑर्गन कौन सा था, इससे ठीक पहले आमाशय। तो आमाशय से ये ड्यूडेनम ऐसे जुड़ा रहेगा और इधर यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, अग्नाशय है और यहाँ पर ठीक यकृत है। तो अग्नाशय वाला जो भी रस होगा वो एक नलिका के माध्यम से कहाँ पर आएगा, ड्यूडेनम के पास। यकृत तथा पित्ताशय का जो भी रस होगा वह भी एक नलिका के माध्यम से किसके पास आएगा, ड्यूडेनम के पास। तो इनको लाने के लिए एक वाहिनी की सहायता ली जाएगी। अग्नाशय से जो रस आएगा उसे अग्नाशय वाहिनी कहेंगे, और जो यकृत तथा पित्ताशय से जो रस आएगा जिस नलिका के माध्यम से, उस नलिका को कहेंगे पीत वाहिनी। ठीक है, तो जो अग्नाशय वाहिनी और पीत वाहिनी है वो कहाँ पर खुलेगी, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये रस आएंगे तो इस रस का नियंत्रण करने के लिए कोई स्पिंटर या कोई गेट होना चाहिए, होगा। कौन सा गेट होगा, तो वो ओडी की अवरोधनी, किसी को अंदर आने देना, किसी को नहीं आने देगा। तो इसका नियंत्रण यहाँ पर ड्यूडेनम में ओडी की अवरोधनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये अग्नाशय रस तथा पीत रस का नियंत्रण करता है, कौन करता है, ओडी की अवरोधनी। ठीक है, फिर बात करते हैं छोटी आंत्र के दूसरे भाग की, जिसका नाम है जेजुनम। जेजुनम एक लंबी सी कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है इलियम। इलियम सबसे ज़्यादा कुंडलित नलिका होती है। तो अच्छे से याद रखना कि सबसे कुंडलित नलिका कौन सी होती है, तो सबसे कुंडलित नलिका इलियम होती है, जिसकी लंबाई 1.75 मीटर होती है। जितनी ज़्यादा लंबी होगी तो उसके अंदर कुंडलन भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यही कहा है कि इलियम सबसे ज़्यादा कुंडलित होती है। तो ये तीनों भाग थे, अच्छे से याद रखना है किसको, ड्यूडेनम में, कि यहाँ पर कौन सी अवरोधनी पाई जाती है, कौन सी वाहिनी आकर खुलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी आंत्र की। तो आप देखोगे जो इलियम वाला भाग है जो बड़ी आंत्र के साथ मिल रहा है, तो बड़ी आंत्र का जो पहला भाग है, छोटा सा भाग, उसे अपन ने क्या कहा था, सीकम। उसके बाद ये पूरा का पूरा भाग यहाँ तक क्या हो गया, कोरोन, और ये छोटा सा हिस्सा हो गया रेक्टम। तो ये 3 भाग है। तो सबसे पहले देखते हैं सीकम। सीकम के शीर्ष भाग पर एक छोटी सी अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मनुष्य के अंदर अवशेषी होती है, यानी इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। तो सर अवशेषी है तो मनुष्य के अंदर क्यों पाई जाती है, तो याद रखिएगा, अपन जब आदि मानव थे तो अपन क्या करते थे, जो भी मांस मिलता था बिना पकाए सीधा खा लेते थे। तो उसको पाचन के लिए कुछ जीवाणुओं की आवश्यकता होती थी, तो वो जीवाणु इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में पाए जाते थे। तो उसका पाचन करने के लिए इस अंग की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी। इसीलिए जब अपन आदि मानव थे तो अपने अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। धीरे धीरे अपन थोड़े सोचने समझने वाली क्षमता का विकास हुआ अपने अंदर, तो अपन ने क्या किया, मांस को पका कर खाना प्रारंभ किया। तो इसका कोई उपयोग नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कच्चे मांस का पाचन ही करते हैं, तो इसकी कोई भूमिका नहीं रही। तो धीरे धीरे इसकी जो लंबाई थी वो कम होती रही। हो सकता है जो अपने बाद जो अपने फ्यूचर ह्यूमन आएंगे उसके अंदर ये नलिका पाई ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो समझिए। तो आप बात करते हैं, ये हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसको अच्छे से याद रखना है। जो गाय भैंस होती है उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये
जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जीवाणु किसका पाचन करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो गाय भैंस के अंदर ये वाली जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है बहुत ज़्यादा लंबी नलिका होती है, क्योंकि इसके अंदर इसका उपयोग होता है, तो वहाँ पर ये उपयोगी है। लेकिन मनुष्य में इसका कोई उपयोग नहीं होता, इसीलिए अवशेषीय ऑर्गन माना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, दूसरा है मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग का नाम बताइए। तो ये वाला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग होता है कोरोन। इस कोरोन को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया, लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 भागों के नाम लिखे हुए, तो अपन 3 भागों का नाम ही यहाँ पे लेंगे। कौन सा? ये पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा अवरोही। और ये चौथा भाग यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसको सिग्मोइड भाग भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसका नाम अपन नहीं लेंगे। तो नाम याद रखना, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। उसके बाद ये सबसे लास्ट भाग मलाशय। तो जो भी मल होता है मलाशय की द्वारा, मलाशय में आता है, फिर मलाशय से बाहर निकलता है। तो मलाशय से मल को बाहर निकलने के लिए कुछ स्पिंडर या कुछ अवरोधनी पाई जाती है, जिसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो मनुष्य में 2 स्पिंडर या अवरोधनी पाई जाती हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। एक अनैच्छिक होती है और एक ऐच्छिक होती है। तो आप कहोगे अनैच्छिक क्या होता है और ऐच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक से तात्पर्य होता है जिसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ऐच्छिक से तात्पर्य होता है जिसके ऊपर अपना कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ से मलाशय में मल आया, जैसे ही मलाशय में मल आया तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, मलाशय से सीधा लास्ट एक्सटर्नल पार्ट के पास पहुँच जाएगा, फिर वहाँ पर अपना कंट्रोल होगा। अपन चाहेंगे तो मल को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब अपन उनको त्यागना होगा तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको त्याग सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए ही पाबंद होती है, ज़्यादा समय तक भी अपन इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मल त्याग की प्रक्रिया ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, इसको अपन जब उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका अलग से डायग्राम बनाएंगे, तो इसके अंदर पेशियाँ उनका कार्य भी देखेंगे अच्छे से। तो अभी जो नॉर्मली याद रखिए, अनैच्छिक और ऐच्छिक, इंटरनल होती है अनैच्छिक और ऐच्छिक होती है कौन सी? एक्सटर्नल। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ये छोटी आंतरें यहाँ पर खुलती है बड़ी आंत्र के अंदर, तो यहाँ पर एक कपाट पाए जाते हैं जो इसके अंदर से जो भोजन आएगा उसका नियंत्रण करेंगे। तो इसका नाम होगा त्रिकांत कपाट। इसका इंग्लिश में नाम होगा इलियो, यानी इलियो सीकर स्पिंडर, ठीक है ना, इलियो सीकर स्पिंडर। तो ये भी क्या करेंगे, केवल इस भोजन का नियंत्रण करेंगे, इसको आगे पहुंचाने के लिए या पुनः जाने से रोकेंगे। तो ये इसका काम होगा त्रिकांत कपाट का। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा संरचना आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी औतिकी की बात करें, आंत्र की या इंटेस्टाइन की, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत्र के अंदर भी 4 स्तर पाए जाते हैं। उन 4 स्तरों के नाम बताए थे, सीरोसा, मस्कुलर लेवल, उसके बाद सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो इसके अंदर मैंने कुछ कोशिकाएं भी बताई थी, जैसे बोनर ग्रंथियाँ, एक थी पेनेट कोशिका, पेयर पेचेज, रसांकुल। तो रसांकुल को देखिए सबसे पहले, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? म्यूकोजा स्तर में। तो म्यूकोजा स्तर में ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। मान लीजिए ये अंगुली नुमा प्रवर्ध अगर पास पास होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कम आएगा, और जैसे ये उंगली नुमा प्रवर्ध में फैला देता हूँ हाथ को, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी इसने अपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। तो इसका यही कार्य होता है, रसांकुलों का एक ही काम होता है, क्या? सरफेस एरिया या अवशोषणकारी क्षेत्रफल को बढ़ा देना, ताकि अवशोषण ज़्यादा हो सके। तो चाहे रसांकुल आए चाहे सूक्ष्मांकुल आए, और एक और नाम लिखा हुआ आपकी बुक में, कैंकलिंग के वलन, ठीक है। तो इन तीनों का कार्य एक ही होता है, अवशोषणकारी क्षेत्रफल को बढ़ा देना, और ये छोटी आंत्र के अंदर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। उसके बाद बताया था मैंने पेनेट कोशिका कि ये आंतरिक रस के जितने भी एंजाइम होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है
पेयर पेचेस का बताया था कि जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, तो जीवाणुओं के भक्षण के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। आपकी बुक के अंदर पेनेट कोशिका के अंदर इसका कार्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेनेट कोशिका भी जीवाणुओं का भक्षण करती है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन मुख्य कार्य ये किसका होता है, पेयर पेचेस का कार्य होता है। बुनर ग्रंथियां का आपको बताया था कि आंत्य रस के जितने भी विशेष पदार्थ होते हैं सारे इसी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इस प्रकार आंत्य रस का निर्माण पेनेट कोशिका तथा बुनर ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोशिका और भी पाई जाती हैं। कलश कोशिका या श्लेष्मा कोशिका मैंने बताया था, वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी छोटी आंत हो गई। अब बड़ी आंत की बड़ी आंत की बात की जाए तो इसके अंदर भी 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से, सीडोसा, मस्कुलर लेवल, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा लेवल, ठीक है। इन चारों स्तर की बात की जाए तो जो मस्कुलर लेवल पाया जाता है स्तर, उसके अंदर अनुदैर्ध्य पेशियों की 3 पट्टियां पाई जाती हैं। इन तीनों पट्टियों को अपन सम्मिलित रूप से टीनी कॉलाई कहते हैं तथा इसके अलावा बड़ी आंत के अंदर शुष्कांग पाए जाते हैं। ये शुष्कांग क्या करते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। इस शुष्कांग की बात आपने रिप्रोडक्टिव इन फ्लोइंग प्लांट के अंतर्गत देखी होगी, ठीक है। या जो तीसरा पार्ट बाकी है उसी के अंदर इसको पढ़ोगे, शुष्कांग को, ठीक। तो ये केवल एक ही काम करते हैं, अवशोषण करते हैं। किसी भी चीज़ का अवशोषण करना हो तो ये आसानी से अवशोषण करते हैं। तो बड़ी आंत की हिस्टोलॉजी में टीनी कॉलाई क्या होता है, शुष्कांग क्या होता है, तो ये दोनों अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया तो होती नहीं है, तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी औतिकी होती नहीं है। इसीलिए जब अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की औतिकी का डायग्राम बनाया था तब मैंने बड़ी आंत की किसी भी भाग की चर्चा वहाँ पे नहीं की थी, क्योंकि इसकी हिस्टोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता पाचक एंजाइम तथा पाचन क्यों नहीं होता, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कब, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर देखेंगे जो HCl बना था, जो प्रो एंजाइम थे, उसके क्या कार्य होते हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आई होप आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे समझ में आ गए होंगे। कल से स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियों को।